चलो कोई बात नहीं। ओके, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस से शुरू करेंगे हम, राइट। तो इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द कंडक्ट ऑफ मीडिएशन और कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स, द मीडिएटर और द कंसिलिएटर विद द कंसेंट ऑफ द पार्टीज में अरेंज फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस बाय सूटेबल इंस्टीट्यूशन और पर्सन। हाँ ठीक है, कुछ थोड़ा बहुत असिस्टेंस किसी से चाहिए, कोई रिकॉर्ड्स लेकर आने हैं, कोई बंदा, तो ये सारा आपको असिस्टेंस मिल जाएगा मीडिएशन करते टाइम। कोई एक्सपर्ट है, कोई फॉरेंसिक, जो भी रैंडम पर्सन। उसके बाद रोल ऑफ मीडिएटर और कंसिलिएटर। Mediator conciliator shall attempt to voluntarily resolve the dispute between the parties, communicate the view of each party to other, assist them in identifying the issues, reducing misunderstanding, सारा इधर उधर का मदद करेगा। He shall not impose any terms of compromise on the parties. Parties will consent amongst themselves and mediator and conciliator जो भी होगा may then impose the terms on which consent is reached. मतलब उन्होंने मान लिया कि ये बात है, फिर उसको अब उसको लागू करवाएगा, ठीक है। ज़बरदस्ती नहीं बोलेगा ऐसा कर लो, कोई बात नहीं, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद पार्टीज अलोन रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग डिसीजन। पॉइंट समझ में आ रहा है कि उनकी खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको करना है, डिसीजन हमारे तरफ से नहीं आएगा, डिसीजन तुम्हारा होगा, हम उसको लागू करवाएंगे सिर्फ, ठीक है। आगे अभी टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ मीडिएशन 3 महीने प्लस 3 महीने का एक्सटेंशन मिल जाएगा, 3 + 3। अगले पैराग्राफ में मोर 3 लिखा है, मिल गया। आगे कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑफ कोर्स यहाँ पर भी वो सेम प्रोविजन, रीड द पैराग्राफ ईजियर। एनीथिंग सेड हियर विल नॉट बी एडमिसेबल इन दी कोर्ट। आगे तुम्हारा वही मेंटेन करना है, दोनों पार्टीज आपस में भी नहीं। मान लो तुमने अपनी कोई गलती का बोल दिया, कल को मैं कोर्ट में चली गई कि इसने तो बोला था वहाँ पर, इसने किया है ऐसा, आराम से मुँह कर सकते हो तुम, ठीक है। आगे कम्युनिकेशन बिटवीन मीडिएटर और कंसिलिएटर एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट और द ट्रिब्यूनल और द एपेलेट ट्रिब्यूनल। अरे तो वैसे ना देखो, अंडरस्टैंड द पॉइंट, यहाँ पर अगर कोई भी तरीके का प्रोसीडिंग या कुछ होता है तो यहाँ पर ना हम स्पेसिफिकली एक चीज़ ऐसी बोलते हैं कि आप अपने जैसे ना मीडिएटर्स हैं जो भी, वो अपने एपेलेट ट्रिब्यूनल के साथ, अपनी अथॉरिटीज़ के साथ कोई भी बात नहीं करेंगे। क्यों? मान लो यहाँ से कोई बंदा अगर पार्शियल नेचर का है, ठीक है, वो किसी और के लिए पार्शियल है, उसने मेरे सारी इधर उधर की बात या कोई फ्रॉड या कुछ भी जो भी अपने आगे ऊपर अथॉरिटीज़ को बता दिया, तो कल को अगर कोई और बंदा भी आ जाएगा ना, तो भी वो बंदा ऐसा होगा कि ही विल ऑन हिज साइड या एक्सेट्रा कुछ भी। हियर इवेंचुअली हमारा मेन मकसद क्या था कि हमें प्रॉपर अनबाय सेटलमेंट करवानी है बिटवीन बोथ द पार्टीज़, ठीक है। और हम कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करने के लिए ये भी नहीं चाहते कि बात बाहर जाए। तो जब तक प्रोसीडिंग चल रही है ना, तब तक उस मीडिएटर को, कंसिलिएटर को मना किया जाता है कि तू ऊपर बात नहीं करेगा, किसी से भी बात नहीं करेगा, कोई अथॉरिटी से बात नहीं करेगा। बट ऑफ कोर्स ये इंटायरली पॉसिबल भी नहीं है, तो उन्होंने 3-4 चीज़ें दी हुई हैं कि ऐसा हुआ तो बात कर लो, नहीं तो नहीं करना, ठीक है। तो वो पॉइंट्स क्या है देखो, द ट्रिब्यूनल जो भी आपकी ट्रिब्यूनल बात जो होगी, इट शैल बी लिमिटेड टू द बाय द मीडिएटर और कंसिलिएटर ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स। क्या क्या? फेलियर ऑफ द पार्टी टू अटेंड द सेशन, तुम फ़ोन बता दो कि वो आ नहीं रहे। अबाउट द कंसेंट ऑफ द पार्टीज़, कि दोनों का कोई कंसेंट नहीं बन रहा, कि दैट द केस इज़ नॉट सूटेड फॉर सेटलमेंट, इनका हो नहीं सकता। और अबाउट सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टी, तो हो गई सेटलमेंट, तो सिर्फ इस बारे में बताओगे और कोई बात नहीं होगी। उसके बाद जैसे ही तुम्हारा सब कुछ हो गया है, फाइनल हो गया है, अब एक सेटलमेंट अग्रीमेंट हो जाएगी। हमने ड्राफ्टिंग में वही देखी थी, राइट। तो व्हेन एन एग्रीमेंट इज रीच्ड बिटवीन द पार्टीज, द सेम शैल बी रिड्यूस्ड इन राइटिंग format and shall be submitted to the mediator or conciliator who then forwards it to the central government or the tribunal। वो ऊपर फॉरवर्ड कर देंगे। आया? अब ट्रिब्यूनल के पास या वो जो भी आरडी के पास जो भी पहुंच गई, when no agreement is reached between the parties or no settlement is possible, mediator और conciliator will inform। आ गया समझ यहाँ तक? हो गई है तब भी बता दो, नहीं हुई है तब भी बता दो। अब तुम पहुँच गए हो, नहीं हुई है तब तो तुम्हारा पूरा काम ही शुरू हो जाएगा। अगर हो गई है ना, तो एग्रीमेंट वहाँ पहुँची है। जब एग्रीमेंट वहाँ पर पहुँची है सेंट्रल गवर्नमेंट या ट्रिब्यूनल के पास, तो वो एग्रीमेंट में ना एक छोटा सा मंगा पता क्या है कि मीडिएटर ने कुछ अंदर कुछ इधर उधर चेंज कर दिया होगा, तो समझ में आ रहा है? कुछ चेंज, कुछ टर्म्स, कुछ पंगा, कुछ भी कुछ, या मैंने कुछ और बोला, उसने कुछ और माना, कुछ और हो गया, तो करेक्ट। तो यहाँ पर प्रॉब्लम सिर्फ ये है। तो जैसे ही ट्रिब्यूनल के पास जाते हैं ना, तो एक तुम्हें आखिरी मौका दोबारा मिलता है। कोई फॉर्म सबमिट करते हो, भरते तो बोलते ना आर यू श्योर, कंटेंट्स रिटर्न ठीक है, तो ट्रिब्यूनल भी वही पूछता है आर यू श्योर, क्योंकि एक बार हो गया फिर वो लागू हो जाएगा।
वो लीगल ऑर्डर बन जाएगा, अवार्ड बन जाएगा, राइट। तो इसीलिए ही वंस द एग्रीमेंट रीचेज द ट्रिब्यूनल विल अगेन आस्क यू फाइनल है, पक्का है, अगर हाँ तो फिर आगे इसको फॉरवर्ड करोगे। तो द सेंट्रल गवर्नमेंट और ट्रिब्यूनल और एप्ट शैल फिक्स अ डेट ऑफ हियरिंग नॉर्मली विद इन 14 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द रिपोर्ट। यहाँ पर मीडिएटर या कंसीडर का रिपोर्ट ऊपर पहुँचा ट्रिब्यूनल के पास, पॉइंट समझ में आ रहा है ना। हम पूरा का पूरा ट्रिब्यूनल, आर्बिट्रेशन का ट्रिब्यूनल, ये लोग सारे इकट्ठा, पूरा ट्रिब्यूनल तो आपकी बात सुन नहीं रहा है, उन्होंने एक बंदा आपको भेजा था कि ये तुम्हारी बात सुनेगा, वो एग्रीमेंट और रिपोर्ट बनाकर उनको वापस देगा। जब लागू होनी होगी तो वो रिपोर्ट के बारे में पूछ लेंगे, सब डन है, प्रॉपर है, आगे बढ़े, फाइनल है, सब कुछ डन। लेटर ऑन जब वो फाइनल होगी, वो तुमको एक बार पूछ लिया, तुमने हाँ बोल दिया, तुमने उसको लागू करा दिया। अब इफ़ द सेटलमेंट जो भी है तुम्हारा, इट शैल पास अ नेसेसरी ऑर्डर विद इन 14 days। रिपोर्ट ट्रिब्यूनल के पास पहुंचने के 14 days के अंदर अंदर वो ऑर्डर पास कर देंगे, यहाँ तक ठीक है। और इफ़ द सेटलमेंट हैज़ डेल्ट विद ओनली अ फ्यू इश्यूज दैन ट्रिब्यूनल में प्रोसीड विद द रेस्ट। अगर सारी चीज़ों का बात नहीं हुआ है, कुछ चीज़ें रहती है, तो ट्रिब्यूनल फिर आगे उसको एड्रेस कर देगा। यहाँ तक क्लैरिटी। आगे तुम्हारा फिक्सिंग अ डेट फॉर रिकॉर्डिंग सेटलमेंट एंड पासिंग ऑर्डर, 14 days में ही होगा ना, सेम ही लिखा है। सेम ही लिखा है ना, ये ऊपर वाला पॉइंट सेम नीचे है। हाँ ठीक है, सेम एग्जैक्ट सेम है। उसके बाद तुम्हारा एक्सपेंसेस ऑफ द मीडिएशन एंड कंसिलिएशन, क्या क्या एक्सपेंस हो सकते हैं, इसको ना इंपॉर्टेंट मार्क करना। ये वैसे फालतू टॉपिक है, पर ऐसा टॉपिक होता है, ये लोग पूछ लेते हैं और हमको लगता है कि ये क्या गया। एक्सपेंसेस ऑफ द मीडिएशन एंड कंसिलिएशन कौन उठा रहा है? फर्स्ट, एट द टाइम ऑफ रेफरिंग मैटर्स टू द मीडिएटर, द सेंट्रल गवर्नमेंट और द ट्रिब्यूनल और एपेलेट ट्रिब्यूनल में फिक्स द फीस की कितनी फीस है एज फार एज पॉसिबल, और पूरा सम का बाइफर्केशन हो जाएगा कि कौन कितने पैसे देगा, ठीक है। फिर तुम्हारे एक्सपेंसेस ऑफ मीडिएशन इंक्लूडिंग द फीस, कॉस्ट एंड अदर एंसिलरी एक्सपेंसेस आर borne इक्वली बाय द पार्टीज। ईच पार्टी शैल बेयर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ विटनेस ऑन हिज साइड। मीडिएटर में बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द प्रोसीडिंग इंक्लूड द फीस की कितनी पे होगी, सारा कुछ, ठीक है। वी विल गिव इट अ रीड, ईजी है, आगे बढ़े, पक्की बात है। उसके बाद तुम्हारे एथिक्स भी रीड मार लो यार प्लीज़, इजी है, कुछ नहीं है। फेथफुल, रिस्पॉन्ड, फलाडिंग ना। फिर रिजॉर्ट टू आर्बिट्रल और जुडिशियल प्रोसीडिंग। चलो अब ये क्या हुआ, अगर कुछ भी नहीं बना तुम्हारा तो फिर वहाँ पहुँचोगे, तो द पार्टीज शैल नॉट इनिशिएट ड्यूरिंग मीडिएशन नहीं जाओगे, shall not initiate during the mediation or conciliation under these rules any arbitral proceeding or judicial proceeding in respect of the matter that is the subject matter of the mediation or conciliation, except that a party may initiate proceedings where in his opinion such proceedings are necessary for protecting his rights। ठीक है, आगे हाँ कि मतलब खुद जैसे अगर मान रही हमारा सुलह चल रही है, तो मैं उस बीच में फिर आर्बिट्रेशन के पास या कोर्ट के पास नहीं जा सकती अनलेस एंड अनटिल मुझे लगता है कि मान ले हमारा कोई ज़मीन का कुछ केस है, और अगर मैं कोर्ट के पास नहीं गई ना तो वो ज़मीन बेच देगी किसी को, तो मुझे डर लग रहा है, तो मैं कोर्ट के पास मुझे जाना है इंजंक्शन के ऑर्डर के लिए, तो मैं जा सकती हूँ। अपनी राइट्स प्रोटेक्ट करने के लिए मैं कोर्ट के पास जा सकती हूँ, वरना मैं नहीं जा सकती, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा मैटर्स नॉट टू बी रेफर्ड टू द मीडिएशन, ये बड़ा कुछ है, फ्रॉड है, क्रिमिनल वाला कोई नॉन, या तो क्रिमिनल नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है, पब्लिक इंटरेस्ट में कुछ तुमने किया है, और मैटर्स रिलेटिंग टू जिसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, आई चल रहा है, ठीक है। फ्रॉड, क्रिमिनल, पब्लिक इंटरेस्ट और इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस खत्म। पैनल ऑफ द नहीं, ऑर्डर ऑफ द पैनल विल बी बाइंडिंग ऑन द पार्टीज। हाँ, कौन सी पैनल? मतलब जो तुम्हें अपॉइंट करके दिए हैं बस वो। ये मीडिएशन वाली नहीं, इट वोंट बी बाइंडिंग ऑन पार्टीज। इट विल बी बाइंडिंग वंस, क्योंकि एक बार हो गया फिर ट्रिब्यूनल हाँ बोल देगा ना, फिर उसके बाद इट विल बी बाइंडिंग। अगर आप नहीं करते हो तो फिर वहाँ पर आगे प्रोसीडिंग्स होंगी। फिर कैन द काइंड ऑफ फ्रॉड बी मीडिएशन एंड कंसिलिएशन? नहीं, प्रैक्टिसिंग सीएस वांट्स टू एस्टैब्लिश हिज प्रैक्टिस इन द फील्ड ऑफ मीडिएशन कंसिलिएशन, ही वांट्स टू नो वेदर ही would not be eligible for the appointment mediator conciliation advice। वो तो पीछे लिखा हुआ। हाँ, वो क्वालिफिकेशन क्या उसके 10 साल वाला था ना। हाँ जी, सेटलमेंट एग्रीमेंट वही किया हुआ है, ठीक है, जो भी पढ़ा हमने। अब क्या क्या केसेस हैं? एक है तुम्हारा
ये जॉयस लिन पीटर्स वर्सेस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मतलब मैं वैसे ही जा रही हूँ, बैक पीछे से ही जा रही हूँ। प्रकाश अच्छा शुरू से कर रही है तू? कौन मैं पीछे से पन्ने पलटाने शुरू करती कि जो नियरेस्ट आया वही। ठीक है। तो पेज नंबर बता दिया फिर मैं। 7.35 7.35 पेज पर जॉयस लिन पीटर्स वर्सेस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर वही अगेन हुआ क्या, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मतलब वो फेमा प्रोविजंस के अंदर का केस। तो वहाँ पे ना उन्होंने कोई SCN इशू किया था नॉन कंप्लायंस का, लंबा थोड़ा केस है जिसको पॉइंट्स में लिखा हुआ है यहाँ पर, तो तुम वो ले लेना फ़ोटो, छोटा करके लिखा है यहाँ पर। तो वही अभी यहाँ पर हुआ क्या कि एक वही कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन का कोई उन्होंने डिफ़ॉल्ट किया, एप्लीकेंट ने कंपाउंडिंग के लिए बोल दिया कि भाई हमें कंपाउंडिंग करनी है, एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई ऑन द ग्राउंड दैट कंपाउंडिंग वाज नॉट परमिसिबल व्हेन एजुडिकेटरी प्रोसीडिंग्स फॉर द कॉन्ट्रावेंशन वर बीइंग इनिशिएटेड। अब यहाँ पर क्या हुआ ना, इसने कंपाउंडिंग के लिए बोला, वो लोग माने ही नहीं कि नहीं जिसके लिए एजुडिकेशन होती है ना उसके लिए कंपाउंडिंग नहीं होती, ऐसा बोल दिया। अरे पर फिर तो हमने जो पढ़ा है अब तक गया ना, तो हम एजुडिकेशन को अवॉइड करने के लिए तो कंपाउंडिंग करते हैं। तो इन्होंने मना किया पहले, फिर उसने दोबारा कोर्ट में जाके बोला कि मेरे को कंपाउंडिंग नहीं करने दे रहे, आ गया। तो जब ऐसा हुआ तो एप्लीकेंट ने दोबारा वो क्या बोलते हैं, सिंस नो डिसीजन एप्लीकेंट सबमिटेड द पेंडेंसी ऑफ एजुडिकेशन प्रोसीडिंग्स कैन नॉट बी ग्राउंड फॉर डिक्लाइनिंग द रिक्वेस्ट फॉर कंपाउंडिंग, कि आप ऐसा मुझे नहीं बोल सकते हो। लेटर ऑन उनका कोई रिस्पॉन्डेंट का नहीं है, तो उन्होंने कर्नाटका हाई कोर्ट चला गया बंदा कि भाई ये लोग कंपाउंडिंग नहीं करके दे रहे हैं। तो कर्नाटका हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया कि ना तो 2 हफ्ते के अंदर अंदर इनको दोबारा कंपाउंडिंग की एप्लीकेशन फाइल करके दे, ये लोग ऑर्डर देंगे, मैं इनको बोल रहा हूँ, आ गया। कि कोर्ट ने बोला मैं कंपाउंडिंग अथॉरिटी को बोलता हूँ कि ऑर्डर पास करना पड़ेगा तुम्हें, बस तुम 2 हफ्ते में उसको एप्लीकेशन दे देना। अब यहाँ पर बंदे की छोटी सी गलती हो गई कि वो 2 हफ्ते से थोड़ा सा लेट हो गया, तो वो लेट हो गया तो दोबारा वो लोग चिढ़ गए, नहीं अब तो हम नहीं करेंगे। फिर उसने दोबारा कोर्ट को बोला, फिर कोर्ट ने बोला नहीं दोबारा आ जाइए, लोग सुन लेंगे, तो गया कंपाउंडिंग हो गई बस, ठीक है। जजमेंट रिट पिटीशन सक्सीडेड, रिट ऑफ सर्च्योरारी। सर्च्योरारी क्या होता है? रिट ऑफ सर्च्योरारी, कॉन्स्टिट्यूशन याद है? हमने ना 5 रिट्स पढ़ी हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, कोई नाम याद है? हाँ चलो, हाँ 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 हाँ। इसका तो वो होता है कि कोई केस नहीं सुनोगे अब हमारे पास आना चाहिए, हाई कोर्ट कर सकती है, मतलब हायर कोर्ट के पास मैंडेमस। डिस्क्राइब द पावर्स ऑफ द मैंडेमस का मतलब और ये वाला जो हमारा अब है ना, ये सारे जो रिट्स हैं, ये रिट्स आपके फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करवाते हैं, राइट। हीबियस कॉर्पस अगर आपको इलीगली डिटेन किया गया है तो हीबियस कॉर्पस की रिट आप फाइल कर सकते हो, विच मीन्स टू प्रोड्यूस और टू हैव द बॉडी, राइट। मैंडेमस इज जब हम बोलते हैं वी कमांड समथिंग, कि आप अपना काम नहीं कर रहे हो, हम आपसे करवा रहे हैं, ठीक है। प्रोहिबिशन इज कि अगर मान लो कोई केस है, उसका ट्रायल, हाँ वो बिफोर ट्रायल, लेकिन अगर कोई केस बिफोर ट्रायल कोई बंदा सुनने वाला है तो हायर कोर्ट इंफीरियर कोर्ट को रिफ्रेन कर देगी कि मत कर, ठीक है, तेरे राइट में नहीं आता, ये बिफोर लेकिन होता है। हाउएवर सर्च्योरारी में आफ्टर होता है, आफ्टर डिसीजन होता है। यहाँ पर यूजुअली जो बात हो रही ना प्रोहिबिशन के अंदर, वो सुपीरियर कोर्ट और इन्फीरियर कोर्ट की होती है। यहाँ पर यूजुअली जो बात होती है वो अथॉरिटीज़ कोई भी हो सकती है, ट्रिब्यूनल्स भी हो सकती है और सारे हो सकते हैं ट्रिब्यूनल्स। सर्च्योरारी, हाँ जी, एक बार देखना, मैं भी वो गूगल पे अपने को तो स्पेलिंग याद करनी ना, तो सर्टियोरारी भी कर ले, हमको तो स्पेलिंग याद करने से मतलब। इसमें वो भी था ना ट्रिब्यूनल एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, हाँ सारे सबके ऊपर ये फाइल हो सकता है, ठीक है।
इन सुपीरियर वाले जो कोर्ट्स होंगे, बॉडीज़ होंगी, वो इनके ऊपर ये केस फाइल कर सकते हैं। यहाँ पर सर्चुरारी कैसे आया, इन्होंने एक डिसीजन फाइल किया, बोला कि हम नहीं सुनेंगे, ये सुना नहीं जा सकता, राइट, कंपाउंडिंग नहीं हो सकती, ऐसा डिसीजन पास कर दिया ना, तो उस डिसीजन को उन्होंने क्वॉश कर दिया कि ऐसा कोई डिसीजन नहीं होता है भाई, कंपाउंडिंग करके दो, राइट। तो उन्होंने उनके डिसीजन ऑफ नॉट कंपाउंडिंग को क्वॉश करके ऑर्डर किया कि कंपाउंडिंग करो। तो दैट इज़ द रिट ऑफ सर्चुरारी। और क्वो वारंटो इज कि जब कोई इंसान किसी पब्लिक ऑफिस या पब्लिक अथॉरिटी के अंदर अपनी पोजीशन होल्ड कर रहा है, बैठा हुआ है वो ऑफिस में, तो उसको हम पूछते हैं कि हाउ, बाय व्हाट अथॉरिटी आर यू होल्डिंग दिस ऑफिस। उसके पहला भी उसके जस्ट पिछले वाले पेज पर ही था ना, कैंडर व्यू वर्सेस ये क्या था, कैंडर व्यू इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। अब इस केस में क्या हुआ था, कुछ नहीं, उन्होंने ना वही किया था, वो अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स का कुछ डिले किया और कंपाउंडिंग हो गई, बस एक बार देख लो। वॉज कंसिडर्ड एंड कॉन्ट्रवेंशन वॉज कंपाउंडेड। कोई डिले इन अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स मार्क कर दो, यहाँ पर एक ही चीज़ हुई थी, डिले इन अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, उसमें उन्होंने कंपाउंडिंग के लिए फाइल किया, कंपाउंडिंग हो गई। बढ़िया, वापस से चलो रिवर्स, कहाँ एक कपाशी कमर्शियल आया मेरा, तुम्हारे उससे पहले कोई और केस है तो बता दो। कंसल्टेंसी प्राइवेट से सदस्य इसमें पर वो नहीं है, केस नहीं है। प्रकाश वाला है, प्रकाश वाले के पहले, मतलब प्रकाश वाले के बाद कपाशी कुछ नाम है उसका, कपाशी कमर्शियल। इसके पहले कोई है, मतलब इसके बाद कोई है? नहीं है ना, यही है ना। तो चलो अभी यहाँ पर कपाशी कमर्शियल लिमिटेड, पेज नंबर क्या है तुम्हारा? 7.20 पर कपाशी कमर्शियल। अब इसमें तुम्हारा क्या हुआ था ना, वो तुम्हें याद है, एक हमारा चैप्टर था CMSL में, सब्सटैंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेक ओवर्स नाम से, SC/ST के रेगुलेशंस होते थे 2011, राइट। फिर उसमें ना ऐसा होता था कि अगर आप किसी कंपनी के अंदर कोई शेयर्स होल्ड करते हो, अगर आप 5% से ऊपर होल्ड करते हो, तो अगर आपका कोई भी चेंज ऑफ अबव या बिलो 2%, तो आपको बताना पड़ता है, डिस्क्लोजर देना पड़ता है, राइट। ये इसी प्रोविज़न के अराउंड में था। अब बहुत सारे शेयर होल्डर्स हैं जो 5% से ऊपर होल्ड करते, 5% होल्ड करते थे, तो उन्होंने अपने चेंजेस को 2% ऊपर नीचे को डिस्क्लोज नहीं किया। यहाँ पर उनके ऊपर पेनल प्रोविजंस है, ठीक है। तो शेयर होल्डर्स को बोला गया कि यार तुमने क्यों नहीं किया कंपाउंडिंग, और ये वो, सॉरी कंपाउंडिंग बोलूँ, ये डिस्क्लोजर्स को नहीं किया। वो बोले गलती हो गई, माफ़ कर दो, कंपाउंडिंग कर दो, कंपाउंडिंग हो गई, बस। तो they had to make a disclosure to the stock exchange and the company. The disclosures were not made, so they filed for compounding application and the alleged violation was therein compounded. कुछ 34 लाख रुपया कुछ मांगा। डिस्क्लोजर में डिले हो गया, डिस्क्लोजर नहीं किया शायद, फेल्ड टू प्रॉम्प्टली डिस्क्लोज, तो डिले हो गया होगा विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम। मिल गया, सही। फिर तुम्हारे हैं, एक आया प्रकाश गुप्ता, प्रकाश गुप्ता वर्सेस सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब तुम्हें यहाँ पर दो लोगों की बात हुई है, सेबी और सैट। सैट कौन? सिक्योरिटी एपेलेट ट्रिब्यूनल, बढ़िया। तो इन दोनों की बात हो रही है यहाँ पर ना। एक सेकंड, मुझे भी भूल गया है कि हो क्या रहा था। अच्छा हाँ, इधर क्या हुआ ना, अब ना ये बंदा प्रकाश गुप्ता, इसने ना कंपाउंडिंग के लिए एप्लीकेशन फ़ाइल करी, ठीक है। जब कंपाउंडिंग के लिए एप्लीकेशन फ़ाइल करी तो गायब हो गया। तो हमने, हमारे पास वो 3 बॉडीज़ हैं SEBI के अंदर, एक IC, हाँ HPAC और पैनल, WTM का पैनल, ठीक है। अब ये लोग हैं, अब इनके पास जब कंपाउंडिंग की आप एप्लीकेशन फाइल करते हो बोर्ड से आगे, तो इंटरनल कमेटी के बाद HPAC के पास पहुंचा। यहाँ पे जब HPAC के पास पहुंचा ना, प्रॉब्लम क्या हुई, पीछे ना सेबी वाले क्या बोले, द बोर्ड सेड कि यार तुम कंपाउंडिंग मेरे मर्जी के बिना नहीं कर सकते, भले इंटरनल कमेटी, पैनल, HPAC जो भी हाँ बोल दे, विदाउट द सेबी अप्रूवल कंपाउंडिंग कैन नॉट बी डन, ठीक है। तो यहाँ पर पंगा हो गया। तो बोला अरे तुमने अथॉरिटी बनाई है ना, तो ये लोग बोलेंगे
सेबी का ऑर्डर का क्या मतलब होता है? सेबी डज नॉट हैव द पावर टू से नो, इट दीज अथॉरिटीज WTM हैज़ द पावर टू से नो और येस, राइट। फिर इस चीज़ के बारे में कोर्ट में बात हुई कि कोर्ट में गए कि ऐसा ऐसा सेबी बोल रहा है, करने नहीं दे रहा, कंपाउंडिंग फलाना डिंगना, तो कोर्ट है ना बोला कि बात सही है, सेबी के पास पावर नहीं है, यस, क्योंकि पावर्स यहाँ पर है, मतलब पावर नहीं इन द सेंस कि प्रोसीजरली वहाँ वो आता नहीं है कहीं पर भी, करेक्ट। पर लेटर ऑन द कोर्ट सेड दैट अगर मैं ऐसा कर दूंगा कि तो एक ना गलत प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा, क्योंकि सेबी जो है इट इज द वन, ठीक है, और अगर वो कंपाउंडिंग के लिए मना कर रही है तो हमें अपनी अथॉरिटी पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। वो अगर कुछ मना कर रही है तो कुछ सोच के मना कर रही होगी। तो उन्होंने बोला कि सेबी का अप्रूवल पर से नहीं ज़रूरी है, पर अगर वो मना कर रही है तो फिर आगे कंपाउंडिंग नहीं भी हो सकती है, ठीक है। तो इसको एक बार लेकर ना हल्का सा रीड कर लो। तुम्हारा मेन तो पहले इशू देख लो कि in this case appellant was prosecuted under this offence, the appellant sought to compound the offence under 24A, however trial court rejected the application holding SEBI's objection that the offence cannot be compounded without its consent, ठीक है। तो कंपाउंडिंग की तो बात ही हट गई, ऑफेंस की तो बात ही हट गई कि ऑफेंस कंपाउंडेबल है भी या नहीं, बात यहाँ पर आ गई कि सेबी क्या मना कर सकता है कि नहीं कर सकता, ठीक है। तो वो मेन तुम्हारा जजमेंट के अंदर इन द प्रेजेंट केस मिल गया, लास्ट में जजमेंट कि द ओपिनियन ऑफ सेबी एंड इट्स HPAC मस्ट बी गिवन ड्यू डेफरेंस एज द सेम इंडिकेट्स देयर पोजीशन टू द इफेक्ट दैट नॉन प्रोसिक्यूशन ऑफ द ऑफेंस मे हैव ऑन द मार्केट स्ट्रक्चर, कि ऐसा अगर आप नहीं मानते हो तो क्या होगा। द सिक्योरिटीज एपलेट ट्रिब्यूनल, समझे कि उसका प्रोसिक्यूशन ना करने से मार्केट में इफेक्ट पड़ेगा, तो प्रोसिक्यूशन करो, समझे। द सिक्योरिटीज एपलेट ट्रिब्यूनल और द कोर्ट शुड ओनली डिफर फ्रॉम द ओपिनियन ऑफ सेबी HPAC if it has reasons to believe that the said opinion is malified or manifest arbitrary, या मतलब ऐसा बुरी नीयत, खराब नीयत से, खराब नीयत, ऐसा बैड इंटेंशन, ठीक है। तो मतलब सेबी का हम नहीं सुनेंगे ओनली until अगर हमें लगता है कि सेबी मैलिफाइड काम कर रहा है, नहीं तो हमें उसकी बात सुननी होगी। बन गई बात। अब उसके पहले कोई केस है? सेटलमेंट प्रोसीडिंग और कंसेंट ऑर्डर अंडर सेबी लॉ एप्लीकेबल फॉर कंपोजिशन ऑफ द ऑफेंस, ये पढ़ना है। कौन सा? कंसेंट ऑर्डर में भी पास्ड एट एनी स्टेज। ये कहाँ पर है? ये 7.18 पेज। ये सेटलमेंट ऑर्डर लोटस चॉकलेट कंपनी, पूरा पीछे तक ऑर्डर ही ऑर्डर है, फाइनल ऑर्डर। दिखाइयो। कंसेंट ऑर्डर में भी पास्ड किया 17। सेटलमेंट प्रोसीडिंग कंपोजिशन ऑफ ऑफेंस, आपकी बुक में नहीं है? नहीं है ये, लोटस वाला नहीं है मेरी किताब में। इनके में भी नहीं है लोटस। यार जो नया चीज़ें हैं ना वो कुछ नोट डाउन कर सकते हैं, कुछ है ना, कर देना, या अमेंडमेंट टाइप का। ये कंसेंट वाला एक पढ़ लेते हैं, में है सेटलमेंट प्रोसीडिंग कंसेंट ऑर्डर अंडर सेबी लॉ एप्लीकेबल फॉर। हाँ ये तो ये देखा था, शायद कुछ याद नहीं मुझे, पर ये वही है, कंसेंट ऑर्डर कब पास हो सकता है, मे बी एट लेटर स्टेज, फ्लेक्सिबिलिटी है, ऐसा सारी चीज़ें। एक रीड करना है, दिस इज़ नॉट, उतना कुछ खास नहीं है इसके अंदर। वही प्राइमा फेसी केस होगा तो सिविल प्रोसीडिंग जाएगी, नहीं तो कंसेंट ऑर्डर। ये लोटस वाला नहीं पता यार। ऑर्डर का है मुझे लगता है। नहीं ये वही है, केस ही है, कंप्लायंस इशू ही था, प्रमोटर शेयर होल्डिंग डिस्क्लोजर, मेरे को लगता है ये वही वाला केस हुआ। प्रकाश जैसा ही तो केस है ये। एक बार मेरे को फ़ोटो ही भेजना ना ये वाले की, या तो हाँ बाद में, मतलब तो रीड ही कर लूँगी। ये एक ना वो कर लेते हैं अलग से ना, जहाँ पर वो सारी चीज़ें न्यू जो एडिशंस है ना, एक वो ध्यान रख के, क्योंकि मेरे भी नहीं रहेगा। चलो ये चैप्टर ख़त्म, मतलब हाँ इसको भी मन करता है, शुक्र है।